जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से रिकझिक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता। अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नौ यौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उससे सहज ही में नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, लाकर दे दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, अभी मेरे पास रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की थी। वह बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ी लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए के आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूँगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला तो अब मेरी बला से काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए अधिक आकर्षक ना हो। संभव था कुछ देर बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोटे जमाना शुरू किया और बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े, मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम जानती हो वह कितनी घमंडीन है। वह मुँह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले से सुंदर नहीं है, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा, इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़ जोड़ कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए कि परोक्ष रूप से थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी। मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। मुझसे तेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं। जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि वह नई स्त्री ले आते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निदयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परावस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आगे जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया।
रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ अमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ ना सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की भी चीज़ नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकारते हुए कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न था कि वह यूँ चली जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर सबकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेके ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दसो रानी, तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों के घमंड को चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतः यहाँ के लोग उसे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती है और बात की सच्ची है, यहाँ किसी से न छिपा था। रजिया को मजदूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर भी अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी का शक्ति का वारापार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती है, मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह रही हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूस देकर नहीं रह जाती, रोज 2 रोटियां भी खिलाती, फिर उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे भी तुम ही हो और पति भी। मेरी जाल अब तुम्हारे ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते हैं। वे मनुष्य नहीं हैं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुला कर जुआ रखवाते हैं, जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना दस्त लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसा है रामू, तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं है दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है। कैसे काम करने आए, सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यो कैसे रहे? रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर जाकर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसको बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा रामू को दस्त लंघन हो गए हैं
तो अवश्य है उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था। दस्त लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। स्त्री ने आगे लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात ना थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया था। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हो, मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता? दसिया के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसन ने हार न मानकर मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मछली को जाता था। कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिन बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। दस्त लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या? फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 गाहक निकल आवेंगे। अच्छा, वह याद तो रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मछली में नहीं देखा। मगर उस वक्त से मछली कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बस गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू, महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करना है। तुम्हें रुपए दे दूँ? जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम है तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं है। वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर ही लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जा रही थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आ गई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उसका क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजदूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू